गोपालगंज में लोगों के साथ साथ महाराज को भी दिन ब दिन चिंता सताई जा रही थी कि आखिरकार उस जंगल में ऐसी कौन सी रहस्यमयी चीज है जो उनके राज्य के लोगों को एक एक करके गायब करती जा रही थी। अरे सुनीता, मेरी कुल्हाड़ी मुझे दिख नहीं रही, यहीं तो रखा था। अजी, वो कुल्हाड़ी तो मैंने भी नहीं देखा है। लो, अब रोज की तरह तुम मेरी कुल्हाड़ी छुपाओ और झूठ बोलो कि तुमने नहीं देखा। चलो, अब जल्दी से मेरी कुल्हाड़ी दे दो ताकि मैं मछलियाँ पकड़कर थोड़े लकड़ियाँ भी काट सकूं। क्या आपने सुना नहीं? इस गांव के जितने भी लोग जंगल जा रहे हैं वहां से कोई वापस नहीं लौट रहे। सब अफवाह वाली बातें हैं सुनीता, तुम्हें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी मैं इतने दिनों से जा ही तो रहा हूँ, मुझे कहाँ कुछ हुआ है। तभी रुपेश का दोस्त हरीश घर के बाहर से रुपेश को आवाज लगाता है। अरे यो रुपेश, आज मछलियां पकड़ने नहीं जाना क्या तुम्हें? रुपेश अपनी कुल्हाड़ी और जाल पकड़कर घर से बाहर आता है। अरे भाई, आज तो काफी वक्त हो गया है, पता नहीं आज मछलियां हमारे हाथ लगेंगी या नहीं। क्या बताऊं, सुनीता कुछ बेकार की बातें कर रही थी और उसकी फिजूल की बातें पता नहीं कब खत्म होगी। फिजूल की बातें? हाँ, वो बोल रही थी कि जंगल में जाने वाले लोग गायब होते जा रहे हैं। हाँ, वैसे तो मैंने भी सुना है, पर मुझे लगता है कि सब लोगों के द्वारा रची गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्या पता वो मनगढ़ंत कहानी सच हो जाए। मुझे तो कभी कभी यह सोचकर काफी डर लगता है। क्या भाई, अब तुम भी तो मुझे मत डराओ। एक तुम ही तो हो जिसके सहारे मुझे यहाँ आने में हिम्मत मिलती है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें इस जंगल में आना बंद कर देना चाहिए? अरे, एक यही तो हमारी रोजी रोटी का सहारा है, वरना हम और कर भी क्या सकते हैं। हाँ, ये भी है। हम पढ़े लिखे भी तो नहीं हैं कि कुछ और काम करके दो चार पैसे कमा ले। चल छोड़, और सुनीता की बातों में आकर अब से डरना बंद कर। क्या बताऊँ हरीश, कभी कभी काफी डर लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। अरे रुपेश भाई, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब फटाफट तालाब की ओर चलो, फिर शाम भी तो हो जाएगी। हाँ हाँ, फिर घर भी तो जाना है। दोनों जंगल की ओर चलते चलते यह बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक तांत्रिक गुफा की ओर जाते हुए दिखाई देता है। अरे भाई, ये तांत्रिक बाबा इस खतरनाक गुफा की ओर क्यों जा रहे हैं? अरे, हमें उससे क्या, उन्हें अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। दोनों नाव में बैठकर मछलियां पकड़ने लगते हैं, पर हरीश का ध्यान कहीं और होता है। अरे भाई, कहाँ खो गए? ध्यान इधर लगाने की जगह कहाँ ध्यान है? कुछ नहीं रुपेश, वो तांत्रिक बाबा। क्या तांत्रिक बाबा? अरे, वो अपने किसी काम से आए होंगे। दोनों मछलियां पकड़कर घर जाते हैं। घर आते ही हरीश सोच में पड़ जाता है। जब सारे लोग उस जंगल में जाने से घबराते हैं, तो उस बाबा में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इतना निडर और साहस के साथ वो उस गुफा में क्यों जा रहे थे? मुझे इसका राज पता करना होगा। दूसरे दिन रुपेश की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तभी हरीश रुपेश का घर आता है। भाई, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज के लिए मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते हैं। हाँ भाई, अब तो तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। देखो हरीश, तुम्हारे लिए अकेले जंगल जाना सही नहीं होगा। हाँ हाँ भाई, मैं अकेला नहीं जाऊंगा उस जंगल में।
यह बोलकर हरीश वहां से चला जाता है और रुपेश से झूठ बोलकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। दूसरे दिन अजी सुनिए, आज हरीश भाई आपको बुलाने नहीं आए? हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हर रोज तो वह इसी समय मुझे बुलाने आता था, पता नहीं आज क्या हुआ। हाँ, तो क्यों ना आप उनके घर जाकर उनके पिताजी से पूछिए। हाँ, अभी मैं उसके घर जाकर देखता हूँ, क्या पता वह अभी तक सो रहा हो। क्या अभी तक? समय तो देखो, सुबह के 9 बज रहे हैं। कहीं वो अकेला तो उस जंगल में नहीं चला गया? नहीं नहीं जी, आज तक तो आप दोनों साथ में ही जंगल गए हैं, तो अकेले कैसे? क्या पता भाग्यवान, वैसे भी उस तांत्रिक को देखकर वह मुझसे काफी सवाल कर रहा था। क्या? कौन सा तांत्रिक? कुछ नहीं भाग्यवान। आप कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। वो कुछ दिन पहले हम दोनों जंगल गए थे ना, तो हमें एक तांत्रिक दिखाई दिया था। तो ना जाने हरीश उस तांत्रिक के बारे में जानने के लिए काफी बेचैन सा लग रहा था। क्या? फिर तो हरीश भाई जरूर उस जंगल में अकेले ही गए होंगे। चलिए अब जल्दी से जाकर आप उनके पिताजी से पूछिए। रुपेश तुरंत हरीश के घर जाता है और उसके पिताजी से पूछता है, चाचा जी, हरीश कहीं नजर नहीं आ रहा है? हाँ बेटा, वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया है। कौन सा दोस्त चाचा जी? पता नहीं बेटा, पर जल्द ही आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। यह कहते कहते हरीश के पिता के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। रुपेश को पता चल जाता है कि उसके पिताजी रुपेश से कुछ तो छुपा रहे थे। ठीक है चाचा जी, हरीश आए तो उसे कहना रुपेश आया था। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा। रुपेश वहां से निकलता ही है कि तभी उसे हरीश की कुल्हाड़ी और जाल दोनों गायब नजर आती है। चाचा जी, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? बताइए, हरीश कहाँ है? बेटा क्या बताऊं, उसने कहा था कि वह जंगल मछली पकड़ने जा रहा है, और दोबारा घर आकर उसने कहा कि तुम्हें यह बात ना बताए कि वह जंगल गया है, और वह आज तक नहीं लौटा। रुपेश काफी डर जाता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। यह कहकर रुपेश वहां से महल की ओर चला जाता है। महाराज भीमसेन पास के मंदिर में नजर आते हैं। रुपेश जैसे ही महाराज से मिलने जाता है कि तभी मंत्री उससे कहता है, रुको, तुम अभी मंदिर नहीं जा सकते। क्यों? अरे मुझे महाराज से मिलने दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। नहीं, अभी तुम नहीं मिल सकते हो। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो महल आकर ही मिल सकते हो। महाराज अभी भक्ति में लीन हैं। महाराज की भक्ति क्या उनकी प्रजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अरे भाई, कहाँ ना जाओ, वरना बंदी बना लिए जाओगे। काफी विनती करने के बावजूद सेनापति उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है और रुपेश को बंदी बनाकर महल भेज दिया जाता है। मंत्री जी, किस बात पर इस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है? मंत्री महाराज को सारी बातें बताता है। तभी रुपेश कहता है, क्या इस समस्या से महत्वपूर्ण आपकी भक्ति थी महाराज? फिर इस तरह की पूजा पाठ का क्या फायदा? महाराज यह सब सुनकर काफी क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपने राज्य के महाराज से इस तरीके से बात करो? माफ कीजिएगा महाराज। ठीक है, अब अपनी परेशानी बताओ। रुपेश महाराज को सारी बातें बताता ही है कि मंत्री बीच में बोलता है, महाराज, गांव के लापता लोगों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। हाँ मंत्री जी, और हाँ, अब तुम जा सकते हो।
मैं इस समस्या का हल करने की कोशिश करता हूँ। रुपेश के घर आते ही उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या बात है जी, आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। रुपेश बात छुपाते हुए कहता है, कुछ नहीं सुनीता, बस हरीश की चिंता सता रही है। हाँ, पर क्या उनके पिताजी ने कुछ नहीं बताया? उन्होंने बताया कि मेरे मना करने के बावजूद भी वह अकेला जंगल चला गया और अब तक वापस नहीं लौटा। क्या? हाँ, मैं महाराज के पास भी गया था। रुपेश सुनीता को सारी बातें बताता है। तभी सुनीता कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, हनुमान जी हमारे साथ है ना। क्या भगवान, क्या हनुमान जी, इतनी भक्ति और आस्था के बावजूद अगर भगवान होते तो अब तक हमारी मदद नहीं करते। जी ऐसे तो मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। रात को रुपेश की नींद अचानक से खुलती है। क्या ये सच था? नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। क्या हुआ जी? क्या सच नहीं हो सकता? सुनीता, हनुमान जी स्वयं मेरे सपनों में आए थे। उन्होंने खुद मुझे समस्या का हल बताया। सुनीता को विश्वास नहीं होता है। आप परेशान मत होइए, वह तो सिर्फ एक सपना था। अब आप सो जाइए। सुबह होते ही रुपेश किसी को बिना कुछ बताए जंगल की ओर निकल जाता है। वहाँ एक बंदर उसका पीछा करते हुए आता है। क्या चाहिए भाई अब तुम्हें? तुम यहाँ से चले जाओ, पहले से ही मैं काफी परेशान हूँ। बंदर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रुपेश आगे बढ़ता है, अचानक से वह जाल में फंस जाता है। हे मारुति नंदन, कृपया मेरी मदद करें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। क्या? यह सब क्या है? इस तांत्रिक ने इतने सारे लोगों को कैद कर रखा है। आखिर ये इन सब का करने क्या वाला है? बस 2 और इंसान मुझे मिल जाएं, फिर मेरे देवता को पूर्णिमा की रात में एक साथ 12 बलि चढ़ाऊंगा। यह सुनकर रुपेश डर जाता है। रुपेश और अंदर जाने वाला होता ही है कि तभी बंदर रुपेश को पकड़ लेता है। ये मेरा कपड़ा क्यों खींच रहा है? जरूर यह मुझे कुछ बताना चाहता है। अच्छा, अब समझा। अगर इस तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया तो सिर्फ इसे एक इंसान की जरूरत होगी। रुपेश फौरन अपने घर आता है। वह अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। यह सुनकर सुनीता के मानो होश उड़ जाते हैं। हाँ जी, अब तो हमें तुरंत राजमहल जाकर महाराज को सारी बातें बतानी होगी। तुम रुको भाग्यवान, मैं जाता हूँ। रुपेश महल पहुँचते ही महाराज को सारी बातें बताता है। क्या? यह क्या बकवास कर रहे हो रुपेश? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मंत्री जी, मुझे अपनी प्रजा के लिए वहां जाना ही होगा। नहीं नहीं महाराज, आपके बिना यह राज्य कैसे चलेगा? तो हम क्या करें मंत्री जी? हम अपनी प्रजा को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। महाराज, क्यों ना हम एक बार बाबा तपस्वीनाथ से मिले? तीनों बाबा तपस्वीनाथ के पास मिलने जाते हैं। महाराज भीमसेन बाबा तपस्वीनाथ से सारी बातें बताते हैं।
यह बिल्कुल सत्य है महाराज। अगर तांत्रिक अपने कार्य में सफल हो गया तो वह अमर हो जाएगा। बाबा, उसकी तपस्या भंग करने का कोई तो रास्ता होगा। उसकी तपस्या पूर्णिमा की रात में भंग करना होगा और उसके विपक्ष में युद्ध करना आसान नहीं होगा। फिर उसका कोई तो हल होगा मुनिवर। बाबा तपस्वी नाथ उन्हें एक जादुई धनुष भेंट करते हैं। यह धनुष कोई आम धनुष नहीं है, यह एक शक्तिशाली धनुष है। इस धनुष को आपके अलावे सिर्फ एक वीर धनुधारी ही चला सकता है। तभी पास में खड़ा मंत्री सोचने लगता है। मतलब अगर मैं इस धनुष की जगह नकली धनुष रख दिया तो महाराज की हार तो निश्चित है और मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी रात होते ही मंत्री महाराज का वह धनुष बदल देता है और उसी की तरह बनावटी धनुष रख देता है। अब मजा आएगा। अब देखता हूँ महाराज उस तांत्रिक से विजय कैसे प्राप्त करते हैं। राजा बनावटी धनुष लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजा जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं वह देखते हैं कि कितने बुरी तरह से मेरी प्रजा को इस तांत्रिक ने बंदी बनाकर रखा है। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। आज इस तांत्रिक का आखिरी दिन होगा। इतनी भी क्या जल्दी है राजा भीमसेन? राजा जैसे ही तीर चलाते हैं धनुष क्षण भर में टूट जाती है। राजा समझ जाते हैं कि मंत्री ने उनके साथ छल किया है। तांत्रिक महाराज को भी बंदी बना लेता है। तुम अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो सकते हो। कोई तो वीर धनुर्धारी जरूर आएगा जो तुम्हारी तपस्या को भंग कर देगा। अरे महाराज, ऐसे कैसे कोई धनुर्धारी आएगा? उस धनुष को तो मैंने छिपा दिया है। राजा मंत्री को देखकर अचंभित रह जाते हैं। तुम? क्यों, पहचाना नहीं महाराज? बस आज की रात फिर मैं बनूंगा इस राज्य का राजा। और मैं हो जाऊंगा अमर, हमेशा हमेशा के लिए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मंत्री। रुपेश छुपकर यह सब देख रहा था। यह क्या? मुझे किसी भी तरह से वह धनुष ढूंढना होगा। रुपेश तुरंत उस धनुष को ढूंढने महल की ओर निकल पड़ता है। कहाँ ढूंढूं? पता नहीं उस मंत्री ने वह धनुष कहाँ रखा होगा। तभी अचानक से रुपेश को वह धनुष मिल जाता है। वह बड़ी मुश्किल से उस धनुष को लेकर गुफा की ओर निकलता है। अच्छा, तो तू आ ही गया। अब तो मेरे पास दो विकल्प हैं। या तो 12 लोगों की बलि चढ़ाकर महाराज को छोड़ दूं, या फिर महाराज की बलि चढ़ाकर 12 लोगों को छोड़ दूं। तभी हरीश कहता है, नहीं, हम 12 लोगों की बलि चढ़ाकर महाराज को छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, राजा की बलि चढ़ा दो और सबको छोड़ दो। अच्छा, तो इसमें मेरा क्या फायदा मंत्री? जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें राज्य का मंत्री घोषित कर दूंगा। अच्छा, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद तुम्हें क्या लगता है मैं मंत्री का पद लूंगा? मंत्री घबराते हुए कहता है, फिर क्या चाहिए तुम्हें? चलो, राज्य के कोषाध्यक्ष में से आधे खजाने तुम्हें दे दूंगा। मुझे इस राज्य का राजा बनना है और तुम्हारी बलि भी इन सब के साथ चढ़ेगी। क्या?
तभी मंत्री को भी सभी लोगों की तरह बंदी बना लिया जाता है। जैसे ही हरीश तांत्रिक का ध्यान भटकाता है, रुपेश धीरे से वह जादुई धनुष उठाता है और धनुष चलाने वाला होता ही है कि तांत्रिक अपनी शक्ति से रुपेश को घायल कर देता है। हे भगवान, लगता है इस पूर्णिमा की रात इस राज्य का आखिरी रात होगा। नहीं नहीं महाराज, मेरे पवन पुत्र हनुमान जी मेरे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी रुपेश का नया मित्र वहां आता है। क्या यही है क्या तुम्हारे हनुमान जी? ए बंदर, चल हट, वरना तुम्हारी बलि भी इन सब के साथ चढ़ा दूंगा। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ हनुमान जी अपना रूप धारण करते हैं। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या मैं ये सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यह सच है महाराज, स्वयं मारुति नंदन हमारी मदद करने अपने अवतार में आए हैं। धन्य हो प्रभु आपका। इस तरह से स्वयं हनुमान जी सारे लोगों को बचा लेते हैं। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, इस राज्य की गद्दी की लोभ में न जाने क्या क्या कर दिया। क्षमा? एक राज्य का मंत्री होकर आपने सिर्फ एक राजा से छल नहीं किया। आज अगर रुपेश ना होता तो पूरा राज्य शमशान बन चुका होता। नहीं नहीं महाराज, आज अगर हनुमान जी हमारे साथ नहीं होते तो यह सब कुछ असंभव था। तुम सही कह रहे हो रुपेश, आज से तुम्हें इस राज्य का मंत्री घोषित किया जाता है। पर महाराज, मंत्री का पद उसे ही मिलना चाहिए जो इसके हकदार है। पर इतनी बड़ी मुसीबत से तुमने पूरे राज्य को बचाया है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, परंतु मुझे लगता है मंत्री जी को एक और मौका देना चाहिए। पता नहीं रुपेश, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? नहीं नहीं मंत्री जी, शुक्रिया कैसी, बस राज्य और प्रजा की सेवा अच्छे से हो जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। शुक्रिया महाराज, मुझे एक और मौका देने के लिए। नहीं नहीं मंत्री जी, अब जो हुआ उसे भूल जाइए। राजा मंत्री को माफ कर देते हैं और उस दिन से राज्य का नाम गोपालगंज से हनुमानगढ़ रख दिया गया। गंगापुर गांव में गगन अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। काफी वक्त हो चला है, दूध भी लाना है और आइसक्रीम भी बनाना है। थोड़ी देर और रुका तो सारा दूध कोई और न खरीद ले। यह सोचते ही गगन अपना बर्तन उठाकर दूध लेने रुपेश दूध वाला के पास पहुंच जाता है। चलो अब जल्दी से घर जाता हूँ, फिर आइसक्रीम भी बनाना पड़ेगा। गगन घर आते ही आइसक्रीम बनाने में जुट जाता है। वह घरेलू तरीके से शुद्ध और बेहद स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाता है और बिना कुछ अधिक मुनाफे में बाजार में बेच आता है। चलो आइसक्रीम तो बन गए, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद बेचने भी लेकर जाना है। तभी गगन की पत्नी गोपी उससे कहती है, आज तो बाकी दिनों से 50 आइसक्रीम ज्यादा बने हैं। ऐसे ही थोड़े बहुत और मुनाफे हुए तो हम और अधिक आइसक्रीम बनाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, बस सब्र रखो ना, जल्दी हमारे पास भी खुद का मकान होगा। हाँ हाँ, पता नहीं वो दिन आएंगे भी या नहीं, या इसी गरीबी में हमें अपना दिन गुजारना पड़ेगा। नहीं नहीं गोपी, बस भगवान पे भरोसा रखो। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो मुझे खाना दे दो, भोजन करके मैं बाजार की ओर निकलता हूँ। गगन भोजन करके अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। लोगों को गगन का आइसक्रीम का ठेला देखते देर न लगती, बस बच्चों के साथ साथ
बड़े बूढ़े भी आइसक्रीम को खूब पसंद करते। चलो आइसक्रीम तो मैं ले आया, बस अब जल्दी से ग्राहक आ जाए। देखते ही देखते गगन का सारा आइसक्रीम खत्म हो जाता है, और खत्म भी क्यों ना हो, इतने शुद्ध और स्वादिष्ट जो होते हैं। वाह, 50 आइसक्रीम अधिक बने थे, वो भी बिक गए। कल और 50 आइसक्रीम अधिक बनाऊंगा। यह सुनकर गोपी काफी खुश हो जाएगी। गगन आइसक्रीम बेचकर घर वापस आता है। दूसरे दिन नीरज शहर से अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस अपने गांव आता है। नीरज और गगन बचपन के काफी अच्छे मित्र थे। अरे नीरज, आओ भाई, काफी दिनों बाद। हाँ भाई, अब तो यहीं रहना है, अपने गांव में। क्यों, अब तुझे वापस नहीं जाना? अरे अरे, अभी तो शहर से गांव आया हूँ और तू इतनी जल्दी वापस भेजने की बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बोलता हूँ कि तू यहीं रुक जा। अरे बिल्कुल भाई, बस अब यहीं रहना है, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो पूरी हो चुकी है। अच्छा, पढ़ाई पूरी हो गई? दोनों हंसी मजाक करते ही हैं कि गोपी वहां आ जाती है और बोलती है, अजी क्या आप भी? इतने दिनों के बाद तो नीरज हमारे घर आया है, कुछ खाने पीने तो दीजिए उसे। हाँ हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया था। अरे बातें तो होती रहेगी, लीजिए आप लोग दोनों कुछ खा लीजिए। दोनों भोजन करने लगते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। वैसे गगन भाई, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तुम्हारे आइसक्रीम के बारे में तो पूरे गांव में चर्चा है भाई। हाँ, बस अच्छा ही चल रहा है। थोड़े बहुत पैसे बचते हैं, बाकी तो सामान खरीदने में ही खर्च हो जाते हैं। तभी नीरज मजाक करते हुए बोलता है, अरे तू चिंता मत कर भाई, तू अधिक भी कमाता होगा तो मैं कौन सा तेरी कमाई मांग रहा हूँ। अरे, तुझसे क्या छुपाना भाई। अच्छा, तो इसका कुछ हल क्यों नहीं निकालते? क्या हल निकालूं? बस लोगों का प्यार और दो चार पैसे बच जाते हैं, वही काफी है। लोगों के प्यार की वजह से किसी दिन तुम्हारे परिवार का पेट भरना मुश्किल ना हो जाए। अच्छा, वो सब छोड़ो, तुम आइसक्रीम बनाते हो ना? हाँ तो? अरे भाई, तुम आइसक्रीम बनाते हो ना, तो दिक्कत वो नहीं है, तुम कैसे बनाते हो, दिक्कत वो है। तभी नीरज अपना आइडिया गगन को बताता है। देखो, तुम्हारा आइसक्रीम पूरे गांव वाले पसंद करते हैं, तो क्यों ना तुम शहरी तरीके से केमिकल्स का प्रयोग करके कम लागत में अधिक मुनाफे कमाओ। फिर देखो, पैसा ही पैसा। यह सुनते ही गगन कठोर आवाज में नीरज से कहता है, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो नीरज? तुम जानते हो ना, इससे लोगों की सेहत पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, और यह केमिकल लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, तुम्हें पता भी है? अरे इतना क्यों भड़क रहे हो भाई? मैं तो बस अपना आइडिया शेयर कर रहा था, बाकी मर्जी तुम्हारी। गगन बिना और कुछ बोले वहां से उठकर अपने घर चला जाता है और गोपी से सारी बातें बताता है। हाँ जी, यह तो काफी खतरनाक हो सकता है और इसे लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। हाँ, और इतने लोग जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उनका मुझसे भरोसा उठ जाएगा, और मैं यह नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। दूसरे दिन नीरज फिर से गगन से मिलता है। अरे गगन, मैं सोच रहा था कि मैं गगन पिछली बातों को भूलकर बोलता है, क्या सोच रहे हो नीरज? मुझे भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे जमींदार के पास भी जाना है। अरे चलो, मैं भी चलता हूँ।
तभी नीरज हिचकिचाते हुए कहता है। अरे अरे, क्यों? तुम परेशान मत हो। वो तो काफी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई है, बस यूं ही मिलने जा रहा था। जमींदार के पास कुछ खास काम है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, बस मैं सोच रहा था कि पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ गया हूँ, तो अपनी पढ़ाई का कुछ सही इस्तेमाल करता हूँ। हाँ हाँ भाई, जरूर। तुम्हारी वजह से लोगों की भलाई हो तो। इतना बोलते ही नीरज गुस्से में बोलता है। अरे छोड़ो ये भलाई, मैं क्या यहाँ समाज सेवा करने के लिए बैठा हूँ? तुम करो लोगों की भलाई, मुझे ज्ञान मत दो, समझे? तुम गुस्सा मत हो यार, मैं तो बस। हाँ हाँ, चलो, मुझे अपना काम करने दो। तुम जाओ अपना आइसक्रीम बनाने, कहीं कोई और आइसक्रीम बनाने वाला इस बाजार में ना आ जाए। गगन को नीरज की नीयत में खोट साफ झलक रहा था। गगन बिना और कुछ कहे वहां से चला जाता है। नीरज अपना आइडिया लेकर जमींदार के पास जाता है और अपना सारा आइडिया उसे बताता है। वाह नीरज वाह, बात तो काफी अच्छी है, पर इसमें मेरा क्या फायदा? अरे जमींदार साहब, फायदा ही फायदा। कमाई का 30% हिस्सा आपका। अच्छा, लागत मेरी और 30% हिस्सा, बस। कमाई का आधा हिस्सा मुझे चाहिए, फिर मैं कुछ सोचूं। ठीक है जमींदार साहब, कमाई का आधा हिस्सा आपका, आधा मेरा। वो सब तो ठीक है, लेकिन लोगों को इस केमिकल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। क्या जमींदार साहब, आप भी ना। इन गांव वालों को बस स्वादिष्ट आइसक्रीम खाने से मतलब है और हमें पैसों से मतलब है। क्या आप भी इन गांव वालों के पीछे पड़े हो? चलो, अब मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। अच्छा, वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि पैसे कितने लगेंगे। वही कुछ 1-2 लाख रुपए। इतना कहते ही जमींदार नीरज को पैसों की गड्डी थमा देता है। पैसों की गड्डी लेकर नीरज वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद नीरज अपना आइसक्रीम की दुकान खोलता है और वो भी अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम होते हैं। उधर गगन अपनी आइसक्रीम का ठेला लगाकर दिन भर खड़ा रहता है। अरे, ये तो नीरज है, और ये आइसक्रीम तो लगता है वही खतरनाक केमिकल से बने हैं जिसके बारे में वह मुझे कुछ दिन पहले बता रहा था। तभी गगन नीरज से मिलने पहुंच जाता है और कहता है। अरे नीरज, यह क्या? यह क्या मतलब? देख नहीं रहे हो, आइसक्रीम है। तुम कहो तो एक आइसक्रीम तुम्हें भी दूं? जरा स्वाद चखो, काफी स्वादिष्ट है। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। नहीं नहीं भाई, लेकिन ये तुम सही नहीं कर रहे हो। अरे जाओ जाओ, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग परेशान करने। गगन वहां से चला जाता है और शाम होते ही नीरज की सारी आइसक्रीम खत्म हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ गगन के बहुत से आइसक्रीम बच जाते हैं। गगन दुखी होकर वापस अपने घर जाता है। क्यों जी, इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं गोपी, बस आइसक्रीम की बिक्री कम हो गई आज। तो क्या हुआ, कल बिक जाएंगे। गगन गोपी को सारी बातें बताता है। मैं तो बोल ही रही थी कि हम भी वैसे ही आइसक्रीम बनाएंगे, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? नहीं नहीं गोपी, हम यह नहीं कर सकते। इन भोले भाले गाँव वालों को कैसे समझाऊं? इतने चाव से खाने वाले ये आइसक्रीम उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है।
कुछ दिनों के बाद जमींदार देखता है कि उसकी 10 वर्षीय बेटी खून की उल्टियां कर रही है। जमींदार तुरंत अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? अभी तो वह ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रहे कि उसे आइसक्रीम ना खाने दिया जाए। अधिक आइसक्रीम खाने की वजह से उसे खून की उल्टियां होने लगी, क्योंकि वह आइसक्रीम खतरनाक केमिकल से बने थे। मेरी ही गलती है जो उस नीरज को गांव में आइसक्रीम बनाने के लिए पैसे देने गया। कुछ दिनों के बाद जमींदार को गिरफ्तार करने पुलिस आती है। अरे जमींदार साहब, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं भाई। कंप्लेंट? ये कौन कर सकता है और किस बात की गिरफ्तारी? वो सब आपको थाने जाकर खुद पता चल जाएगा जमींदार साहब। बहुत शौक है ना आइसक्रीम बनाने को। हाँ, पर ये कंप्लेंट किया किसने? किसने मतलब? अरे भाई, पूरे गांव वालों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। पुलिस जमींदार को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। तभी वहां जमींदार की पत्नी आती है। अरे भाग्यवान तुम! हाँ, आपकी वजह से ही मेरी बेटी और गांव वालों का यह हाल हुआ है। जमींदार साहब, अब जेल में बैठकर खूब आइसक्रीम बनाओ भाई। यह सब हो ही रहा था कि गगन पुलिस वाले और गांव वालों से कहता है, साहब, मैं अपना कंप्लेंट वापस लेने आया हूँ और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि आप लोग नीरज और जमींदार साहब को एक आखिरी मौका दीजिए। सभी लोग गगन की बात मानकर अपना अपना कंप्लेंट वापस लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गगन। पैसों की लालच ने हमें अंधा कर दिया था। नहीं नहीं जमींदार साहब, जो हुआ उसे भूल जाइए। और वैसे भी यह तो मेरा बचपन का मित्र है, ऐसे कैसे मैं इसे परेशानी में देख सकता हूँ। नीरज ईमानदारी से अपना आइसक्रीम का काम करने लगता है।